हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। एजुकेशन की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान इतिहास का टॉपिक पढ़ रहे हैं। राजस्थान की मध्यकालीन प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था यानी सामंती व्यवस्था लगभग 8वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के तक जब राजाओं का राज था उस समय राजस्व की कौन सी व्यवस्था थी और प्रशासन कौन संभालता था उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इस टॉपिक की ये दूसरी कक्षा है जिसमें आज हम सामंतों के कर्तव्य और श्रेणियां पढ़ेंगे। यानी सामंत कौन कौन से कार्य करते थे और किस रियासत में किस प्रकार की यानी कितनी श्रेणियां थी और कौन कौन सी श्रेणियां थी इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये कक्षा एमसीक्यू आधारित है। इसमें हमने पिछली परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आए हैं इस टॉपिक से उनको सम्मिलित किया है। तो आइए करते हैं आज की कक्षा की शुरुआत। राजस्थान के इतिहास में पट्टारेख से क्या अभिप्राय है? वन रक्षक 2022 में आया है। उसके अलावा आरएएस 2016 में आया है। ऑप्शन है बेगार, आयात निर्यात कर, सैन्य कर या पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित कर। तो इसका जवाब तो होगा ये पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित कर। हमने जो पिछली कक्षा ली उसमें जो जो भी पढ़ा उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि एक रियासत है जिसका मुखिया तो कौन है? राजा। इसके पास सैनिक, न्यायिक, प्रशासनिक शक्तियां, उसका केंद्र है राजा। जो रियासत है इसकी भूमि को अलग अलग भागों में बांटा हुआ था। जैसे एक हिस्सा था खालसा जिस पर राजा का सीधा नियंत्रण होता। यहां से जितना भी राजस्व प्राप्त होता वो किसको मिलता? राजा को। और जो खालसा भूमि थी इसको परगनों में विभाजित किया गया था। परगने यानी गांवों में। तो यहां से जितना राजस्व आता वो किसके पास जाता? राजा के पास। यानी राजा की निजी संपत्ति किसको मानते? खालसा भूमि को। दूसरी भूमि का प्रकार पढ़ा था हमने जागीर भूमि। जब ये राजा बना तो इसके अन्य भाई थे, भाई बंधु, उनको जीवन निर्वाह के लिए जागीर के प्रशासन संभालने के लिए जो जागीर दी जाती, जो क्षेत्र होता उस भूमि को यानी जागीर की जो भूमि थी उसको कहते हैं जागीर भूमि। तो ये किसके पास रहती? सामंतों के पास। इसके भाई बंधुओं को, राजा के भाई बंधुओं को कहते सामंत। तो जो सामंतों के पास भूमि होती वो कहलाती जागीर भूमि। यहां से जो राजस्व प्राप्त होता उसका कुछ हिस्सा राजा सामंत रखता और कुछ हिस्सा राजा के पास भेजता। उसके अलावा पढ़ी हमने इजारा भूमि जिसे हम ठेका, आंक बंदी कहते हैं। यानी जो बांटे में दी जाती है, ठेके में, राजा द्वारा किसी को ठेके में दी जाने वाली भूमि वो कहलाती थी इजारा भूमि। यानी आधे बांटे में, 1/3 में जो दी जाती है। आंक बंदी यानी किसी को 5 साल के लिए, किसी को 10 साल के लिए आंकों में बांध दिया कि यहाँ से इतना राजस्व आएगा, उसका 1/3 हमारे पास भेज देना या आधा भेज देना। तो जो ठेके में दी जाती, बांटे में दी जाती वो कहलाती इजारा भूमि। उसके अलावा भूमि का प्रकार था एक चरणोता भूमि। ये इसका दूसरा नाम है यानी चारागाह, चारागाह भूमि। यानी गांव के पास में पशुओं को चराने के लिए जो भूमि छोड़ी जाती उसको कहते चरणोता भूमि या चारागाह भूमि। और उस जमाने में गायें ज्यादा होती इसलिए इस भूमि को कहते थे गोचर भूमि। कौन सी? गोचर भूमि। तो गायों को चराने के लिए चरणोता। खालसा भूमि पर राजा का नियंत्रण, जागीर भूमि पर सामंतों का, इजारा ठेके में दी जाने वाली, बांटे में दी जाने वाली, और चरणोता भूमि गायों को यानी पशुओं को चरने के लिए छोड़ी जाने वाली। जो चरणोता भूमि थी इस पर नियंत्रण रहता किसका? ग्राम पंचायत का। किसका? ग्राम पंचायत का। एक तो पढ़ी हमने कल भूमि के प्रकार। दूसरा पढ़ा हमने जो जागीर है जो सामंतों को मिली हुई है इनके भी प्रकार थे। इनके भी प्रकारों का अध्ययन किया था। तो एक प्रकार था कौन सा? सामंत जागीर। जो राजा अपने भाई बंधुओं को देता, निकट संबंधियों को देता वो कहलाती सामंत जागीर। यानी जहां के जागीर के वो सामंत बनते उसको कहते सामंत जागीर। इसके अलावा थी हुकूमत जागीर। कौन सी? हुकूमत जागीर। राजा जिन प्रशासनिक अधिकारियों को जागीर देता वो कहलाती हुकूमत जागीर। यानी यहां से जो राजस्व आएगा उसका उपभोग कौन करेंगे? प्रशासनिक अधिकारी, जैसे प्रधान, दीवान, बख्शी, नायब बख्शी ये करते थे। और
प्रशासनिक अधिकारियों को कहते थे मुत्सदी। क्या? मुत्सदी। तो मुत्सदियों को दी जाने वाली जागीर मुत्सदी जागीर, यानी मुत्सदी सामंत। उसके अलावा पढ़ी हमने भौम जागीर। भौम जागीर ये दी जाती थी जो राज्य की यानी रियासत की रक्षा करते हुए या जागीर की रक्षा करते हुए, भौम की रक्षा करते हुए जो शहीद होते सैनिक, उनके परिवारजनों को दी जाती यहाँ से जागीर। जैसे आज भी सेना में देते हैं कि किसी को पेट्रोल पंप दे दिया, प्लॉट दे दिया, इसी तरह। तो उस जमाने में जिन सैनिक शहीदों के परिवार वालों को दी जाती वो कहलाती भौम जागीर। उसके अलावा चौथी पढ़ी हमने शासन जागीर या शासन जागीर। ये दी जाती थी किसी मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए या गौशाला के लिए, या इसके अलावा किसी विद्वान को दे दिया, ब्राह्मण को दे दिया। कौन? ब्राह्मण। कवि को दे दी, चारण को दे दिया, भाट को दे दिया। तो इनको जो भूमि जागीर दी जाती वो कहलाती थी शासन या शासन जागीर। इसको मुगल काल में कहते थे मदद ए मास। क्या? मदद ए मास। यानी यहां से जो राजस्व आएगा इस जागीर से उसका उपभोग कौन करेंगे? या तो मंदिर के विकास के लिए, गौशाला के लिए, या जिन विद्वान ब्राह्मण को मिली हुई है उनको दी जाती थी। उसके अलावा हमने पढ़े थे कल क्या? सम्मान। यानी उस जमाने में, यानी जब राजाओं का राज था उस समय राजा सामंतों को वीरता बहादुरी के लिए कौन कौन से सम्मान देते थे। उसमें एक पहला सम्मान था, पढ़ा हमने, ताजीम। यानी जिनको भी ये सम्मान मिला हुआ होता था, जिस सामंत को, वो राजा के दरबार में आता तो राजा अपनी कुर्सी से उसके सम्मान में खड़ा होता। जैसे दो प्रकार से था, एक तो एक एवड़ी ताजीम, यानी केवल राजा सामंत के दरबार में आने पर ही खड़ा हो रहा है तो एक एवड़ी ताजीम, और आने और जाने दोनों बार खड़ा हो रहा है तो दो उड़ी ताजीम। सामंत आया, जब भी राजा अपनी कुर्सी से उठा तो एक एवड़ी ताजीम, जब आया और गया तब खड़ा हुआ तो दो उड़ी ताजीम। उसके अलावा पढ़ी बाह पसाओ। बाहें पसाओ, इसमें होता था कि जब सामंत दरबार में आ रहा है, राजा अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है, अपनी गद्दी पर, और सामंत अपनी तलवार निकालेगा, राजा के घुटनों के टच करवाएगा। राजा अपनी बाह पसारेगा, हाथ लंबा करेगा और सामंत की पीठ थपथपाएगा। यानी उसको ये अभ्यास करवा, ये बता रहा है कि ये हमारा खास आदमी है, इस पर हमारा हाथ है। तो ये कौन सा सम्मान हुआ? बाह पसाओ। इसमें खड़ा नहीं होगा राजा। दूसरा है, तीसरा सम्मान है हाथ कुरब। इसमें भी बाह पसाव वाली प्रक्रिया है। कैसे? सामंत दरबार में आएगा, अपनी तलवार निकालेगा, राजा के घुटनों के टच करवाएगा और राजा अपनी बाह पसार करके उसकी पीठ थपथपाएगा और उस हाथ को अपने हृदय से लगाएगा। तो ये कहलाएगा हाथ कुरब। उसके अलावा मारवाड़ में जो चलते थे अलग से सम्मान, उनके बारे में भी हमने अध्ययन किया था, जिनमें सर्वोच्च सम्मान था हाथी सिरोपाव। कौन सा? हाथी सिरोपाव। पालकी। उसके अलावा उससे निचले वाला, निचले क्रम में फिर घोड़ा, उसके बाद सादा, वो कड़ा दुसाला, कड़ा दुसाला, कंठी दुपट्टा। कौन सा? कंठी दुपट्टा। यानी ये इस तरह से थे जैसे वर्तमान में सेना में दी जाते हैं कि महावीर चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र। इस तरह ही उस समय हाथी सिरोपाव, पाल के सिरोपाव, घोड़ा सिरोपाव मारवाड़ में दी जाते थे। इसमें राशि दी जाती थी। जैसे हाथी सिरोपाव में सालाना जिसको भी सामंत को या जिसको भी ये सम्मान मिला हुआ होता था उसको सालाना तो देते कितने? 780 रुपये, और कपड़े देते। लेकिन उसकी जिसको मिला हुआ सम्मान उसकी शादी है तो उस शादी वाले साल इसको देते 849 रुपये। अगर राजा के किसी निकट संबंधी को मिला हुआ है तो उसको देते 1000 रुपये। तो इसमें कपड़े देते और पैसे दिए जाते थे। जैसे पाल के सिरोपाव में फिर कम हो जाएंगे, वो 500-600 पे आ जाएगा। कड़ा दुसाला, कंठी दुपट्टा पे तो 40-50 रुपये, 100-150 ही आ जाता था। तो ये हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया था। अब अभी हम पढ़ने वाले हैं पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है। यानी हम पढ़ेंगे
सामंतों के कर्तव्य। क्या उस समय सामंत के राजा के प्रति कौन कौन से कर्तव्य थे? यानी राजा उसको सम्मान तो दे रहा है, लेकिन सामंत कौन कौन से कार्य करता था? पहला है जागीर से राजस्व, कर, टैक्स या रेक एकत्रित करके राजा के पास भेजना। जागीर किसको मिली हुई है? सामंतों को। सामंत कौन है? राजा के भाई बंधु। अब राजा, वो जो सामंत है, वो उस जागीर से राजस्व इकट्ठा करेगा और कुछ हिस्सा तो अपने जीवन निर्वाह के लिए रखेगा और बाकी राजा के पास भेज देगा। तो उस राजस्व को कहते थे रेख, यानी वह भू राजस्व जो सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था, वो क्या कहलाता है? रेख। ये दो प्रकार की होती थी, एक तो थी पट्टा रेख, एक थी भर्तु रेख। पट्टा रेख यानी जब जो सामंत है वो सामंत बनाया गया, उस समय उसको उस जागीर का पट्टा दिया गया और उसमें लिखा गया कि ये जागीर है और यहाँ से इतनी उपज होती है, यानी इतना राजस्व आता है, तो आपको इसका कुछ हिस्सा अपने पास रखना है, यानी आधा हिस्सा अपने पास रखना है और आधा हिस्सा राजा के पास भेजना है। जैसे कि कोई जागीर है, जैसे सलुम्बर है, सलुम्बर एक मेवाड़ में ठिकाना है, जागीर है, तो यहाँ से मानो 100 बोरी अनाज होती है। तो अब उसमें से जब जागीर दी गई सलुम्बर के सामंत को, उस समय इसमें लिख दिया गया, ये उदाहरण के तौर पर है कि यहाँ से 100 बोरी होती है तो इसकी आधा तो आप रखो, यानी 50 बोरी आप रख लेना, 50 बोरी हमारे पास भेज देना। तो ये क्या हुआ? एक निर्धारित किया गया, एक अनुमानित है, एस्टिमेटेड है, यानी जो बताया गया है, केवल पट्टे में दर्ज किया गया, वो तो कहलाएगी पट्टा रेख। लेकिन किसी साल या किसी बार किसी बाहरी ने आक्रमण कर दिया और फसलें नष्ट हो गई या अकाल पड़ गया, तो उस समय इस बार 100 बोरी नहीं हुई है, 40 ही हुई है। तो 40 में से 20 तो खुद रखा सामंत ने और 20 राजा के पास भेज दी। तो जो वास्तव में राजा ने दिया, इस बार कितनी दी? 20 दी, क्योंकि 50 तो दी नहीं। तो जो वास्तव में दिया, वास्तव में जमा करवाया, डिपॉजिट करवाया, या वास्तव में जितनी रेख भरी किसने? सामंत ने, वो कहलाएगी भर्तु रेख। क्या? भर्तु रेख। तो जो पट्टे में निर्धारित है, अनुमानित है, एस्टिमेटेड है, वो तो कहलाएगी पट्टा रेख। जो एक्चुअल में वास्तव में जो जमा करवाई गई है, भरी गई है, वो कहलाएगी भर्तु रेख। तो अपना प्रश्न भी यही था, क्या था कि पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? तो पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित कर, यानी जो दर्ज किया गया है केवल, वो कहलाएगी पट्टा रेख, और जो भर्तु रेख वास्तव में भरी गई है, वो भर्तु रेख। तो पहला कर्तव्य कौन सा हुआ? जागीर से रेख एकत्रित करना, राजस्व एकत्रित करना। दूसरा कर्तव्य पड़ता है चाकरी। कौन सा? चाकरी, यानी सामंत द्वारा राजा की सहायता करना, यानी सहयोग करना। ये कब कब की जाती? एक तो युद्ध के समय, कि किसी बाहरी ने आक्रमण कर दिया, तो उस समय सामंत राजा के सहयोग के लिए जमीयत लेकर जाता। जमीयत का मतलब सेना, तो सेना लेकर जाता, क्योंकि जो जागीर है वो राजा को, राजा तो केवल राजा है, लेकिन जो सामंत है वो राजा के भाई बंधु है, इनको भी उत्तराधिकार के रूप में मिली हुई है, इनके पिता की संपत्ति है ये। तो अगर किसी बाहरी का आक्रमण होगा तो इसका जाना फर्ज बनता है, किसका? सामंत का। तो राजा भी, राजा की सहायता करने के लिए जमीयत लेकर के सामंत जाता युद्ध के समय। दूसरा, शांति काल में, यानी जब राजमाता यानी राजा की माता तीर्थ यात्रा पर जाती, मानो मथुरा गई, वृंदावन गई, अयोध्या गई, खाटू श्याम जी के गई, तो उसकी सुरक्षा में सामंत जाते सेना लेकर। किसकी सुरक्षा में? राजमाता की में। तो ये वर्ष में एक बार जाना पड़ता था, वार्षिक था ये जो चाकरी थी, ये वार्षिक थी। तो राजमाता तीर्थ यात्रा पर गई तो उसकी सुरक्षा में जाना। दूसरा, रियासत में किले का निर्माण हो रहा है, महल निर्माण हो रहा है, तो उस समय कच्चे माल का प्रबंधन करना, यानी सीमेंट कौन सी लगेगी, पत्थर कहाँ से आएंगे, कारीगर कौन होगा, वास्तुकार किस प्रकार की डिजाइन बनाएगा, उन सब जो व्यवस्था थी, जो प्रबंधन करने वाला था, वो कौन था? सामंत। यानी राजा तो संभालेगा नहीं, कौन संभालेगा वहाँ? सामंत। अलग अलग सामंतों की अलग अलग ड्यूटियां रहती थी, लेकिन वर्ष में एक बार ये काम करना जरूरी था, यानी चाकरी देना जरूरी था। रियासत में किले का निर्माण हो रहा है, इससे रियासत की सुरक्षा होगी। रियासत सुरक्षित रहेगी तो जो सामंत हैं
उसकी जागीर भी सुरक्षित रहेगी, वरना कोई बाहरी राजा आकर के आक्रमण कर लेगा, यहाँ कब्जा कर लेगा, रियासत को जीत लेगा, तो इसकी जागीर भी चली जाएगी। इस वजह से वो जाकर के यहाँ व्यवस्था देखता। दूसरी, त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखना। आज भी पुलिस प्रशासन होता है जो त्योहारों पर ज़्यादा मुस्तैद रहता है, शांति के साथ जनता त्योहार मना सके, इस वजह से। तो उस समय भी सामंत राजधानी में जाकर के शांति व्यवस्था बनाए रखते थे। इसके अलावा राजकुमारी की शादी में संपूर्ण व्यवस्था संभालना, यानी शादी में कौन सा टेंट कहाँ लगेगा, हलवाई कौन होंगे, पकवान कौन से बनेंगे, ये सब व्यवस्थाएं संभालने वाला कौन होता था? सामंत। राजा तो देखता नहीं है। आज भी सभी परिवार वाले मिलकर शादी में सहयोग करते हैं। उसी प्रकार उस समय में भी जो राजकुमारी की शादी होती थी, उस समय कौन संपूर्ण व्यवस्था संभालते थे? सामंत। अब जब राजा का सहयोग कर रहा है सामंत, तो इसके बदले में क्या राजा इनको धन देगा? चाकरी के बदले क्या धन देगा? नहीं। तो राजा सामंतों को चाकरी के बदले में कोई धन या मजदूरी नहीं देता था। लेकिन एकमात्र रियासत थी कौन? जैसे कि जैसलमेर। जैसे जैसलमेर, यहाँ सामंत चाकरी के बदले धन लेते थे। तो ये याद रखना, कौन सी रियासत के सामंत चाकरी के बदले धन लेते थे? जैसलमेर रियासत के। यानी राजकुमारी की शादी में काम कर रहे हैं तो उनको धन चाहिए, यानी पुरुषगारी कर रहे हैं तो उनको धन चाहिए, यानी चाकरी के बदले धन चाहिए। किले महल निर्माण हो रहा है, उस समय जो प्रबंधन कर रहे हैं उसके बदले में ले रहे हैं। राजमाता के तीर्थ यात्रा पर जा रही है तो उसकी सुरक्षा में गए तो धन लिया। युद्ध के समय जमीयत लेकर के गए, यानी सेना लेकर गए, तो उन्होंने चाकरी के बदले धन लिया। तो हमने दो पढ़ लिए। एक तो पढ़ा कौन सा? चाकरी, और एक पढ़ा रेक इकट्ठा करना, यानी राजस्व इकट्ठा करना। अब पढ़ते हैं अगला, उत्तराधिकार शुल्क। यानी जब सामंत होता था राजा, वो रियासत उनका जागीर का, तो जब सामंत की मृत्यु हुई तो नया सामंत जो बनेगा वो राजा से स्वीकृति लेने के लिए उसको उत्तराधिकार शुल्क देता, फीस देता। यानी सामंत द्वारा गद्दी नशीनी के समय राजा को दिया जाने वाला जागीर का नवीनीकरण शुल्क, यानी राजा उसको अब सामंत के रूप में स्वीकार करे। इसको मेवाड़ में कहते कैद खालसा, तलवार बंधाई, नजराना। मारवाड़ में कहते हुक्मनामा, पेशकशी। पेशकशी। कैद खालसा यानी राजा के नियंत्रण वाली भूमि कौन सी? खालसा। अगर सामंत ने उत्तराधिकार शुल्क नहीं दिया तो जो जागीर है वो खालसा में कैद कर ली जाएगी, इसलिए उसे कहते कैद खालसा। क्या कहते? कैद खालसा। यानी जागीर किसको मिली हुई है? सामंत को। अगर वो अब नया सामंत उत्तराधिकार शुल्क नहीं देगा तो वो भूमि, वो जागीर खालसा में कैद कर ली जाएगी, इसलिए मेवाड़ में उसे कहते कैद खालसा। तलवार बंधाई, आज जो पगड़ी बांधी जाती है, पगड़ी दस्तूर का कार्यक्रम होता है, पहले नए सामंत के बनने पर तलवार बांधी जाती थी, तो उसे मेवाड़ में कहते तलवार बंधाई। तो जब तलवार बांधी गई तब वो राजा को फीस देगा, तो उस उत्तराधिकार शुल्क का नाम ही क्या पड़ा? तलवार बंधाई। उसके अलावा नजराना, यानी नजराना का दूसरा नाम है उपहार। जब नया सामंत बना तो वो उपहार के रूप में उसको राजा को फीस देगा, यानी नजराना देगा, उत्तराधिकार शुल्क। तो ये तीन नाम कहाँ के हुए? मेवाड़ रियासत के। कैद खालसा, तलवार बंधाई, नजराना। उसके अलावा मारवाड़। मारवाड़ में हुक्मनामा, यानी जो नया सामंत बना है अब उसके नाम से जागीर में हुक्म चलेंगे, आदेश चलेंगे, इसलिए इसको मारवाड़ में कहते हुक्मनामा। और पेशकशिया इसका भी है उपहार, कि उपहार के रूप में फीस देना किसको? राजा को। तो उत्तराधिकार शुल्क ये कहलाते। अब वो ही जैसलमेर रियासत है जो सामंत उत्तराधिकार शुल्क नहीं देते थे, यानी वहां नया सामंत बनता तो वो राजा को किसी भी प्रकार का उत्तराधिकारी शुल्क नहीं देता था, यानी चाकरी के बदले मजदूरी ले रहे हैं, वेतन ले रहे हैं, पैसा धन ले रहे हैं। और जब नया सामंत बन रहा है तो कोई उत्तराधिकार शुल्क नहीं दे रहे। तीन पढ़ लिए। रेख एकत्रित करना, दूसरा चाकरी यानी सेवा करना, सहायता करना किसकी? राजा की। और तीसरा पढ़ा उत्तराधिकार शुल्क। अब चौथा जो कर्तव्य है वो पढ़ते हैं सामंत का, नजराना।
सामंत द्वारा युवराज के प्रथम विवाह पर दिया जाने वाला उपहार। युवराज कौन? राजा का पुत्र। तो इसका जो पहला विवाह होता, क्योंकि एक से अधिक विवाह करते, तो जो पहला विवाह होता उस समय जो राजस्व यानी जो टैक्स या पैसे देते उसको कहते थे नजराना। तो राजा वो युवराज के प्रथम विवाह पर दिया जाने वाला उपहार नजराना कहलाता। और न्योतकर सामंत द्वारा राजकुमारी की शादी पर दिया जाने वाला उपहार, यानी राजकुमारी की शादी हो रही है उसके लिए जो उपहार देंगे, जो कर देंगे, उसको कहते हैं न्योतकर। यानी आज भी किसी लड़की की शादी का न्योता आता है तो उसके लिए कर देना जरूरी है, कन्यादान देना जरूरी है। यानी न्योत, न्योत से न्योता। तो याद रखना, राजकुमारी की शादी के समय कौन सा कर दिया जाता था? न्योत कर। और युवराज की शादी के समय नजराना। उसके अलावा कर्तव्य था गनीम बराड़, ये भी एक तरह का टैक्स ही था, कर ही था। जब युद्ध हो जाता, बाहरी रियासत आक्रमण करती, तो राजा के खर्चा होता, तो राजा फिर सामंतों से युद्ध के बदले में कर लेता, यानी युद्ध के समय जो टैक्स लेता उसको कहते गनीम बराड़। युद्ध के समय सामंत द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर गनीम बराड़। तो हमने राजा के कर्तव्य पढ़े, रेख एकत्रित करना, चाकरी, और उसके अलावा कौन सा? उत्तराधिकार शुल्क, नजराना, न्योतकर और गनीम बराड़। आइए अब देखते हैं आगे। इनसे प्रश्न आया हुआ है RS प्री 2007 में। तलवार बंधाई क्या थी? नए जागीरदार की गद्दी नशीनी के समय उत्तराधिकार के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क, सैनिक सेवा शुल्क, धार्मिक शुल्क, युवराज के विवाह पर सामंतों से लिया जाने वाला शुल्क। तो इसका जवाब कौन सा होगा? जब नया सामंत बनता यानी नया जागीरदार बनता तो वह गद्दी पर बैठता, तो उत्तराधिकार के रूप में राज्य को जो पैसे देता, जो शुल्क देता, वो कहलाता उत्तराधिकार शुल्क। और तलवार बंदाई कहलाता था कहाँ? मेवाड़ में। कौन कौन सी? कैद खालसा, तलवार बंदाई, नजराना मेवाड़ में, मारवाड़ में हुक्मनामा पेशकशी। उसके अलावा सैनिक सेवा के बदले चाकरी देते, चाकरी जमीयत लेकर के जाते। लेकिन युद्ध के समय जो होता, युद्ध के समय वो टैक्स कहलाता गनीम बराड़। कौन सा? गनीम बराड़। और युवराज के विवाह पर, ओनली पहले विवाह पर, वह कहलाता नजराना। कौन सा? नजराना। और राजकुमारी की विवाह पर न्योतकर। कौन सा? न्योतकर। युद्ध के समय गनीम बराड़, न्योतकर राजकुमारी की विवाह, नजराना युवराज के विवाह पर। उसके अलावा हमने पढ़ा था उत्तराधिकार शुल्क एक चाकरी। तो तलवार बंदाई क्या है? नए जागीरदार की गद्दी नशीनी के समय उत्तराधिकार के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क। तलवार बंदाई शुल्क था, ये 3rd ग्रेड शिक्षक एग्जाम 2009 में आया है। युद्ध पर जाने से पूर्व सैनिक की कुशलता के लिए किए जाने वाले विधान, विजय के समय सेनापति को दिया जाने वाला सम्मान, नवनियुक्त सैनिक को अस्त्र शस्त्र दिया जाना, या उत्तराधिकार शुल्क। अब अगर आपको ध्यान नहीं होता तो आपका ध्यान जाता है कि तलवार बंधाई यानी सैनिक के काम आती है युद्ध में, भाला तलवार। तो नवनियुक्त सैनिक को अस्त्र शस्त्र दिया जाना, आप तुक्का मारते तो इसी पे टिक मारते, लेकिन अभी पता है तो तलवार बंधाई क्या था? उत्तराधिकारी शुल्क। तो ये प्रश्न इनसे आए हुए हैं। अब पढ़ते हैं सामंतों की श्रेणियां। उस समय सामंतों की किस रियासत में कितनी श्रेणियां थी और कौन कौन सी श्रेणियां थी? ये जेल प्रहरी 2018 में है। 1632 गोल का संबंध किससे है? बीकानेर राज्य में की श्रेणियां, जयपुर राज्य की सामंतों की श्रेणियां, मेवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियां, या मारवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियां। तो इसका जवाब होगा मेवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियां। यहां होती थी 16, 32 और गोल। अब देखते हैं आगे। मेवाड़ में 3 श्रेणियां हुई, कौन कौन सी? प्रथम श्रेणी 16, इनकी संख्या, जो प्रथम श्रेणी के सामंत थे, जो जागीरें थी 16, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया? 16 श्रेणी, यानी प्रथम श्रेणी 16। इसमें भी जो प्रमुख हुआ था वो था सलुम्बर का सामंत। इसको प्रथम यानी विशेष अधिकार मिले हुए थे। कैसे? यहाँ कौन था? चुंडा के वंशज, उनको सलुम्बर का ठिकाना दिया गया था। देखिए
इसको ऐसे समझते हैं, इनको विशेष अधिकार क्यों दिए गए? जोधपुर या कौन सी रियासत है? मारवाड़। यहाँ का राजा है कौन? चूड़ा। कौन है? चूड़ा। चुंडा नहीं है, चूड़ा है। इसकी पुत्री है हंसाबाई। कौन है? हंसाबाई। जिसका भाई है रणमल। कौन है? रणमल। अब चुंडा हंसाबाई की शादी, हंसाबाई का रिश्ता रणमल को देकर यानी अपने बेटे को देकर मेवाड़ के महाराणा है कौन? मेवाड़ या उदयपुर, यहाँ के महाराणा है लाखा, महाराणा लाखा, जिसका पुत्र है चुंडा। कौन है? चुंडा। ये लाखा का पुत्र है और यहाँ राजा चुंडा है। तो रणमल को चुंडा के लिए रिश्ता लेकर भेजता है। दरबार लगा हुआ है लाखा का, सभी सामंत बैठे हुए हैं, वहाँ चुंडा भी है। जैसे ही रणमल दरबार में आता है तो लाखा कहता है कि जवानों के लिए रिश्ते आते हैं, बूढ़ों के लिए, वृद्धों के लिए कहाँ। ये बात चुंडा को पता चली। किसको? चुंडा को। तो इन्होंने रणमल को कहा कि आप मेरे लिए रिश्ता लाए, ये सही है, लेकिन अब ये रिश्ता मेरे पिता से कीजिए, यानी हंसाबाई की शादी किसके साथ? लाखा के साथ कीजिए। तो रणमल कहता है कि मैं शादी तो कर दूंगा, लेकिन आप बड़े बेटे हो अन्य रानी से। किससे? लाखा के बड़े बेटे हो, तो राजा कौन बनेगा? चुंडा बनेगा। और जो मेरी बहन हंसाबाई का पुत्र होगा, कौन हुआ था? मोकल। यानी इनकी शादी होती है किसकी? लाखा और हंसाबाई की। तो इनसे पुत्र हुआ था मोकल। तो जो इनसे पुत्र उत्पन्न होगा वो तो केवल एक सामंत बनेगा, यानी वो तो हमेशा आपकी सेवा करेगा, चाकरी करेगा। तो चुंडा प्रतिज्ञा करता है कि मैं एकलिंगनाथ जी की कसम खाता हूँ, इकरार लिख करके देता हूँ कि जो लाखा और हंसाबाई से पुत्र होगा वो ही लाखा के बाद उत्तराधिकारी बनेगा, मेवाड़ के महाराणा या राजा बनेगा। तो इस प्रतिज्ञा के बदले जब इनके हंसाबाई की और लाखा की शादी हुई, अब लाखा कहता है कि चुंडा ने मेरे लिए राज्य का त्याग कर दिया। तो एक तो इसे कहा जाता है भीष्म पितामह। क्या? भीष्म पितामह। पितामह। तो चुंडा ने लाखा यानी मेरे लिए राज्य का त्याग कर दिया। तो अब इसे विशेष अधिकार दिए जाते हैं, और वो कौन कौन से थे? जब भी मेवाड़ का महाराणा बनेगा तो उसका राज तिलक कौन करेगा? सलुम्बर का सामंत, यानी या तो चुंडा करेगा, या चुंडा के जो भी वंशज आएंगे इसके बाद जो भी सलुम्बर के सामंत बनेंगे वो मेवाड़ के महाराणा का राज तिलक करेंगे। मेवाड़ की सेना युद्ध करने जाएगी तो उसका सेनापति होगा सलुम्बर का सामंत, यानी हरावल में कौन रहेगा? सलुम्बर का सामंत। जब भी राजा राजधानी से रियासत से बाहर रहेगा यानी मेवाड़ से बाहर रहेगा तो मेवाड़ का प्रशासन कौन संभालेगा? सलुम्बर का सामंत। और मेवाड़ में जब भी किसी के साथ संधि की जाएगी यानी सरकारी राजपत्र होंगे उस पर महाराणा के साथ हस्ताक्षर कौन करेगा? सलुम्बर का सामंत। तो सलुम्बर के सामंत प्रमुख था कहाँ? मेवाड़ में। प्रथम श्रेणी में 16 सामंत, जिनमें प्रमुख सलुम्बर का राजा के राज तिलक का अधिकार, मेवाड़ की सेना का सेनापति यानी हरावल में रहेगा, राजा की अनुपस्थिति में मेवाड़ का प्रशासन संभालेगा, मेवाड़ महाराणा के साथ साथ सरकारी राजपत्रों पर हस्ताक्षर करेगा। फिर बाद में जब हंसाबाई इसको 1421 में किसकी? लाखा की मृत्यु हो जाती है तो मोकल राजा बनता है, और उस समय ये था 12 वर्ष का। तो इसका संरक्षक बनाया जाता है यानी प्रशासन संभालने वाला, क्योंकि ये तो छोटा है तो इसको चुंडा को मोकल का संरक्षक बना दिया। लेकिन हंसाबाई को लगने लगा थोड़े दिन बाद कि चाहे चुंडा ने प्रतिज्ञा कर ली हो, लेकिन ये मोकल को मार करके या इसको हटा करके खुद राजा बन सकता है। तो ये बात चुंडा को फिर पता चली कि मेरी सौतेली माँ के मन में शक है, मेरी शक वो जो सौगंध जो इकरार लिखा हुआ है उस पर शक है। तो चुंडा छोड़ करके मेवाड़ छोड़ करके कहाँ चले जाता है? मांडू दरबार में, मांडू के दरबार में चला जाता है। फिर मोकल का संरक्षक बाद में बनाया जाता है कौन? जो हंसाबाई का भाई था रणमल, यानी मोकल का मामा। तो याद रखना मेवाड़ का भीष्म पितामह कौन है? चुंडा। और चुंडा या चुंडा के वंशजों को ही इतने विशेष अधिकार क्यों मिले हुए थे? क्योंकि उन्होंने अपने पिता के लिए राज्य का त्याग कर दिया था, और जब हंसाबाई ने उन पर शक किया तो रियासत ही मेवाड़ छोड़ करके ही चला गया था।
तो प्रथम श्रेणी के सामंत कितने? 16 हुए। दूसरी श्रेणी में संख्या थी सामंतों की 32, इसलिए उनको कहते 32। उसके अलावा तृतीय श्रेणी ये थे गोल के सामंती या उमराव, इनकी संख्या 100 से अधिक थी। तो पहली श्रेणी 16, द्वितीय 32 और तीसरी गोल के सामंत। अपना प्रश्न भी यही था कि 16, 32 और गोल का संबंध किससे है? मेवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियों से। शॉर्ट में बताऊं, बीकानेर में प्रथम श्रेणी में आते बीका के वंशज, दूसरी श्रेणी में बीका के अलावा जो थे यानी इनके चाचा वगैरह उनके वंशज, तीसरी श्रेणी में इनके भी अलावा यानी जो राठौड़ थे, बीका बीका कौन थे? राठौड़ वंश के। तो जो राठौड़ थे उनके अलावा जो वंश थे उनके सामंत थे वो तृतीय में आते। जयपुर में चलती थी 12 कोटड़ी व्यवस्था, यानी कौन सी? 12 कोटड़ी व्यवस्था। और मारवाड़ में चलते थे 4 श्रेणियां थी यहाँ पर। कौन कौन सी? एक तो थी राजवी, जो राजा के निकट 3 पीढ़ी के सामंत थे वो राजवी सामंत कहलाते। उसके अलावा सरदार, यानी जो राजा की 3 पीढ़ियां है वो तो आएंगे राजवी में, लेकिन उसके अलावा जो सामंत होंगे उसी वंश के, राजा की वंश के, वो आएंगे सरदार सामंत कहलाएंगे। और गिनायत, गिनायत कहलाते हैं रिश्तेदार, यानी जो राजा अपने रिश्तेदारों को दे रखा है जागीर वो सामंत कहलाएंगे गिनायत सामंत। और अगर प्रशासनिक सामंतियों को दे रखा है तो वो कहलाएगी मुत्सदी सामंत, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों को कहा जाता मुत्सदी, तो मुत्सदियों को दी जाने वाले जागीर मुत्सदी सामंत। आइए अब आगे अध्ययन करते हैं। मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी रेख देने से मुक्त रखा जाता था कहलाते थे। ये वन रक्षक 2022 में है, उसके अलावा कॉलेज व्याख्या था 2016 में। तो अभी हमने पढ़ा कि राजा के जो निकट संबंधी है उनको दी जाती राजवी, वो कहलाते राजवी, यानी इनको रेख से जो राजस्व था जो इकट्ठा करके देना होता था राजा को, उससे मुक्त रखा जाता। जो चाकरी थी उससे भी मुक्त रखा जाता। बाकी के बारे में आगे अध्ययन करते हैं। प्रथम 4 श्रेणियां हैं मारवाड़ में, जिनमें प्रथम श्रेणी के राजवी सामंत, राजा की निकट 3 पीढ़ी के सामंत, इन्हें रेख चाकरी हुक्मनामा से मुक्त रखा जाता। हुक्मनामा यानी मारवाड़ में जो उत्तराधिकार शुल्क था उसको हुक्मनामा कहा जाता था। तो इनको रेख से यानी राजस्व से, चाकरी यानी रियासत में जाकर युद्ध के समय सेना तो लेकर जाते, लेकिन जो त्योहार होते उस पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए नहीं जाते, महल निर्माण की व्यवस्था नहीं देखते, राजमाता की सुरक्षा में नहीं जाते, राजकुमारी के शादी के समय नहीं जाते, यानी इनको चाकरी से मुक्ति मिली हुई थी। इनके अलावा जो सामंत होते वो जाते थे कहाँ? मारवाड़ में। इसके अलावा द्वितीय श्रेणी के सरदार सामंत कहलाते। ये राजा की निकट 3 पीढ़ियों के अलावा अन्य सामंत थे। इसे ऐसे समझे जैसे ये राजा है, अब इसका पिता ये है और इसका बेटा है ये। तो जब ये राजा बना तो इन 3 पीढ़ियों की रेख चाकरी और हुक्मनामा नहीं लिया जाता इनसे। और ये कौन कहलाते? राजवी सामंत। कौन? राजवी सामंत, यानी 3 पीढ़ी, यानी ये राजा है, इसका ये बेटा है, इसका ये पिता है, तो इसके पिता वाली पीढ़ी यानी इसके चाचा, इसकी पीढ़ी यानी इसके चाचा के बेटे या इसके भाई, और इसके बेटे यानी खुद के बेटे। तो ये जो 3 पीढ़ी थी वो तो आते राजवी सामंत की श्रेणियों में। तो इनको रेख चाकरी हुक्मनामा से मुक्ति मिली हुई थी। लेकिन जब ये राजा नहीं, अब ये राजा बन गया कौन? ये, तो इसके बाद इसके भी बेटे होंगे। तो अब इन 3 को ही रेख चाकरी हुक्मनामा से मुक्ति मिली हुई है। तो अब राजवी कौन कहलाएंगे? एक तो ये, एक ये और ये। तो ये किस में गया? अब ये गया सरदार सामंतों में। किसमें? सरदार में। अब ये भी राजा नहीं है, यानी ये राजा नहीं है, ये नहीं है, अब ये राजा है, तो इसके भी बेटे होंगे ये। तो अब इन 3 को ही राजवी में शामिल किया जाएगा। ये दोनों चले जाएंगे किसमें? सरदारों में। तो जो राजा के निकट 3 पीढ़ियों के अलावा जो सामंत होते वो जाते सरदार में, जो निकट 3 पीढ़ी के थे वो थे राजवी। तो जो 3 पीढ़ियों के अलावा सामंत होते, जो सरदार सामंत होते, उनको रेख चाकरी हुक्मनामा से माफी नहीं मिली हुई थी, इनको देना पड़ता था। तीसरे हुए गिनायत सामंत।
राठौड़ों के अलावा अन्य वंश थे जिनके इनके रिश्तेदार थे। यानी जैसे हमने पढ़ा जोधपुर में किसका वंश था? राठौड़ों का। और वहाँ कौन था? चूड़ा। और मारवाड़ में सिसोदिया वंश का कौन था? लाखा। कौन था? लाखा। इसके साथ हंसाबाई का विवाह था। तो यहाँ कौन है? राठौड़। यहाँ मेवाड़ में कौन है? सिसोदिया। तो राठौड़ों के जो रिश्तेदार हैं, अगर मेवाड़ वो मारवाड़ में जोधपुर में अगर किसी सिसोदिया को जागीर दी जाती, वहाँ का सामंत बनाया जाता, यानी रिश्तेदार को बनाया जाता, तो वो सामंत कहलाते गिनायत सामंत। कौन? गिनायत सामंत। यानी किसी रिश्तेदार को दे दिया, या मामा के लड़के को, बुआ के, यानी इन रिश्तेदारियों में जो सामंत बनाए जाते वो कहलाते गिनायत सामंत। इसके अलावा मुत्सदी सामंत। उस समय प्रशासनिक अधिकारियों को कहा जाता था मुत्सदी। तो किसी प्रशासनिक अधिकारी को दे दी जागीर, वो कहलाएंगे मुत्सदी जागीर। तो मारवाड़ में कितनी श्रेणियां? राजीव सामंत, सरदार सामंत, गिनाय सामंत, मुत्सदी सामंत। अपना प्रश्न पूछा गया वन रक्षक में कि मारवाड़ के वे शासक जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख देने से मुक्त रखा जाता, तो वो तो कहलाते राजवी। अगर इन 3 पीढ़ियों के अलावा है तो वो तो सरदार। रिश्तेदारों में है तो गिनायत। और मुत्सदी यानी प्रशासनिक अधिकारियों में तो वो मुत्सदी सामंत कहलाएंगे। चलते हैं आगे। राजवी, सरदार, गिनायत, मुत्सदी किस राज्य में सामंतों की श्रेणियां थी? ये जेल प्रहरी 2018 में आया। मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, कोटा। तो इसका जवाब होगा मारवाड़ या जोधपुर में। मेवाड़ में कौन कौन सी पढ़ी थी हमने? एक तो 16, यानी 16 सामंत प्रथम श्रेणी। दूसरी 32, इसमें 32 सामंत थे, इसलिए 32 सामंत, 32 श्रेणी। और तीसरी थी गोल के सामंत, या इन्हें उमराव कहा जाता था। इसकी संख्या थी 100 से अधिक। मारवाड़ में राजवी, सरदार, गिनायत, मुत्सदी। जयपुर में थी 12 कोटड़ी व्यवस्था। कौन सी? 12 कोटड़ी व्यवस्था। ये किसने चलाई थी? ये चलाई थी पृथ्वी सिंह ने। किसने? पृथ्वी सिंह ने। इसके बारे में भी आगे अध्ययन करेंगे। और कोटा में थे एक तो देश थी और एक थे हजूर थी। चलिए आगे चलते हैं। 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? जेईएन परीक्षा 2022, कॉलेज व्याख्याता इतिहास वाले पेपर 2016 में आए। मेवाड़, मारवाड़, आमेर, जैसलमेर। अभी हमने पढ़ा आमेर या जयपुर में कौन सी व्यवस्था थी? 12 कोटड़ी। आइए आगे देख लेते हैं। आमेर या जयपुर में 12 कोटड़ी व्यवस्था प्रारंभ किया जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने। 12 पुत्रों के नाम से स्थायी जागीर व्यवस्था चलाई, इसलिए इसे 12 कोटड़ी व्यवस्था कहते हैं। राजावत, नाथावत, खंडारोत, कल्याणोत, शेखावत, नरूपो या नरुका, बांकावत, गोगावत, ये इनकी शाखाएं थी, यानी कोटड़ियां थी। और जो अंतिम यानी 12वीं कोटड़ी थी वो किनकी थी? गुर्जरों की थी। किनकी? गुर्जरों की। तो ये पूछा जा सकता है कि आमेर में 12 कोटड़ी व्यवस्था किसने चलाई? पृथ्वी सिंह ने। राजावत, नाथावत, खंडारोत, कल्याणोत, ये कहाँ की व्यवस्था थी? सामंती व्यवस्था थी, आमेर या जयपुर रियासत की। और 12वीं कोटड़ी किनको दी गई? आमेर रियासत में गुर्जरों को। तो ये प्रश्न भी सही हुआ। जैसलमेर में 2 श्रेणियां थी, कौन कौन सी? एक तो थी जीवनी और एक थी डाबी। दाएं हाथ में जीव ज्यादा होता है, प्राण ज्यादा होता है, यानी शक्तिशाली ज्यादा होते हैं। तो जो राजा के दाईं ओर बैठते वो तो कहलाते जीवनी सामंत। और बाएं हाथ में शक्ति कम होती है थोड़ी, यानी दबा हुआ रहता है, तो डाबी जो बाईं ओर बैठते राजा के वो कहलाते डाबी सामंत। इनकी शक्ति थोड़ी कमजोर हुआ करती थी। मेवाड़ में फिर याद करो कौन कौन सी पढ़ी हमने? एक पढ़ी 16, 32 और गोल के सामंत या उमराव सामंत। गोल के या उमराव। 16 सामंत प्रथम श्रेणी के 16, 32 संख्या तो 32 श्रेणी, और 100 से अधिक तो गोल या उमराव। मारवाड़ में पढ़ी हमने कौन कौन सी? एक तो राजवी, राजा के निकट संबंधी 3 पीढ़ियों के। राजा के निकट 3 के अलावा जो पीढ़ियां वो सरदार और रिश्तेदारों को दी गई है तो गिनायत। और अगर किसी अधिकारी को दी गई है तो मुत्सदी सामंत। ये श्रेणियां मारवाड़ में। जैसलमेर में जीवनी और डाबी।
कोटा में है देश थी। कौन सी? एक तो देश थी और एक हजूर थी। आइए आगे अध्ययन करते हैं। डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी? जेईएन परीक्षा 2016, जेल प्रहरी 2018 दो बार पूछा जा चुका है। जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। तो इसका जवाब होगा जैसलमेर। जैसलमेर में दो श्रेणियां हैं। ये प्रारंभ की थी हर्राज ने, यानी शासक कौन था उस समय? हर्राज। प्रथम श्रेणी में जीवनी सामंत राजा के दाईं ओर बैठते थे और इनके पास शक्ति अधिक थी, यानी ये शक्तिशाली सामंत थे। यानी दाएं हाथ में प्राण जीव ज्यादा होता है, यानी शक्ति ज्यादा होती है। तो दाईं ओर बैठने वाले जीवनी। बाएं हाथ में शक्ति कमजोर होती है, दबा हुआ रहता है थोड़ा शक्ति के तौर पर। तो डाबी, बाईं ओर बैठने वाले कौन से? डाबी सामंत। तो जीवनी और डाबी श्रेणियां कहाँ की थी? जैसलमेर की। किसने प्रारंभ की? हर्राज ने। आगे चलते हैं। कोटा में यहां भी दो श्रेणियां थी। यहाँ 30 सामंत बनते थे, उसमें से सर्वाधिक जो सामंत थे वो हाड़ा चौहानों के थे। यानी चौहानों की शाखा कौन सी? हाड़ा। तो हाड़ाओं का जो सामंत थे, सर्वाधिक सामंत कौन बनते थे? हाड़ा चौहान। जिनमें दो श्रेणियां, एक तो देश थी, एक हजूर थी। देश में यानी कोटा में, कोटा रियासत में रह करके सेवा कर रहा है सामंत, तो देशती सामंत कहलाएगा। अगर राजा के साथ मुगल दरबार में रहकर सेवा कर रहा है तो हजूरती सामंत कहलाएगा। यानी जब मुगलों का शासन आया, मुगलों का शासन था, उस समय राजा मनसबदारी के तौर पर, मनसबदारी के साथ मुगल दरबार में रहते। यानी किसी को 5,000 का मनसबदार, किसी को 3,000, किसी को 2,500 का मनसबदार। यानी इनका एक तरह से वेतन हो गया, एक श्रेणी हो गई। तो जो राजा मुगलों के दरबार में रहते मनसबदारी के कारण, तो उनके साथ जो सामंत जाते किसमें? मुगल दरबार में, तो वो सामंत कहलाते हजूरती सामंत। लेकिन जो रियासत में रहकर के ही, यानी कोटा में रहकर के ही प्रशासन संभालते, वो कहलाते देशती सामंत। तो कोटा में कितनी श्रेणियां? दो। कौन कौन सी? देशती और हजूरती। आगे पढ़ते हैं। बीकानेर में यहां 3 श्रेणियां थी। प्रथम श्रेणी में बीका के वंशज। देखिए, जोधपुर पर शासन था किसका? जोधा का, यानी राठौड़ों का। अब जोधा का भाई था कौन? कांदड़। कौन? कांदड़। और जोधा का पुत्र था बीका। तो बीका ने बीकानेर नगर की नींव तो रखी 1485 में, और इसका निर्माण पूर्ण होता 12 अप्रैल 1488 में, यानी आखा तीज के दिन। आखा तीज के दिन इसका नगर स्थापना दिवस मनाते हैं, यानी बीकानेर का स्थापना दिवस मनाते हैं। तो जब बीका ने 1485 में इसकी नींव रखी, यानी बीकानेर नगर को जीता, तब इसके जो सामंत, इसके जो वंशज सामंत बने, वो तो किस में आएंगे? प्रथम श्रेणी में, यानी बीका के वंशज। लेकिन बीका का भाई चाचा कौन है? कांदड़। यानी इनके पिता जोधा का भाई कौन है? कांदड़। तो जो कांदड़ के बेटे पोते जो सामंत बनेंगे जहां के, वो किस में आएंगे? द्वितीय श्रेणी में। यानी बीका के अलावा अन्य राठौड़ सामंत वो किस में आएंगे? द्वितीय श्रेणी में, यानी कांदड़ के। और तृतीय श्रेणी में, यानी बीका ने जब नगर स्थापना की, बीकानेर बसाया, उससे पहले भी वहां किसी का शासन हुआ होगा। बीका को किस वंश का था? राठौड़ का। तो राठौड़ों से पहले बीकानेर पर जिन भी वंशों का शासन था, उन वंशों के जो सामंत थे वो किस में आते? तृतीय श्रेणी में। राठौड़ों से पहले यहाँ शासन था एक तो जोहियों का। इसका संस्कृत में लिखा हुआ मिलता है कि योध्य। ये कौन थे? जोये कौन थे? योध्य। तो हम बीकानेर को योध्य भी के नाम से भी जानते हैं प्राचीन नामों में। तो जो ये थे, ये पंजाब के थे, मुख्य क्षत्रिय थे, लेकिन इनका अधिकार कहाँ था? बीकानेर पर। इसके अलावा कहते हैं कि यहाँ बीकानेर से अजयराज चौहान का तांबे का सिक्का मिला है, तो चौहानों का भी यहाँ राज रहा है, शासन रहा है। उसके अलावा भाटी मुख्य तो कहाँ के हैं? जैसलमेर के, लेकिन इनका अधिकार था, शासन था जैसलमेर से लेकर पंजाब तक। तो इतने बड़े क्षेत्र में जब अधिकार रहा, तो इनका बीकानेर पर भी शासन था। उसके अलावा यहाँ जाट, किसका? जाट।
जाटों की यहाँ अधिकार थे और इनकी इकाइयाँ थी, यानी एक जाति हो गई मानो जाट, और इनके गोत्र हो गए, तो इनकी अलग अलग गोत्र थी, जिनमें एक तो थे गोदारा जाट पांडु, जाट पांडु, और दूसरा था सारण जाट पांडु। कौन? सारण जाट पालू, सॉरी पूला, पालू भी नहीं पूला। तो इनके मध्य विवाद हुआ, तब बिक्का ने गोदारा जाट पांडु का पक्ष लिया और इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? सारण जाट की। तो गोदारा जाट ने फिर बिक्का का आधिपत्य यानी अधिकार स्वीकार किया। तो जो जोये हैं, चौहान है, भाटी हैं, जाट हैं, राठौड़ों से पहले यहाँ शासन था इनका। तो इन वंशों के जो सामंत बने वो आए तृतीय श्रेणी में। तो 3 श्रेणियां हो गई। बिक्का के वंशज प्रथम श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में बिक्का के अलावा अन्य राठौड़ यानी कांदड़ के वंशज, और तृतीय श्रेणी बीकानेर ने राठौड़ से पूर्व जिस जिस भी वंश ने शासन किया उसके वंशज या उसके सामंत तृतीय श्रेणी में। तो हमारा प्रश्न क्या था? डाबी और जीवनी वाला था जैसलमेर में। आज हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार देखते हैं शॉर्ट में। हमने पहले तो पढ़ा किसके बारे में? भूमि के प्रकार कौन कौन से? खालसा भूमि जो राजा के नियंत्रण में, जागीर भूमि जिस पर सामंतों का नियंत्रण, इजारा प्रणाली यानी ठेके पर आंकबंदी में दी जाने वाली, उसके अलावा चरणोता या गोचर या चारागाह भूमि, ये तो हो गए भूमि के प्रकार। उसके अलावा हमने जागीर के प्रकार पढ़े थे। एक तो सामंत जागीर, राजा अपने निकट के भाई बंधुओं को दे रहा है, वो तो सामंत जागीर। उसके अलावा किसी प्रशासनिक अधिकारी को दिया, वो कराई मुतसदी या हुकूमत जागीर। उसके अलावा किसी सैनिक को शहीद के बदले दी गई यानी भौम की रक्षा के बदले, वो कराई भौम जागीर। शासन जागीर कौन सी हुई? जो मंदिर को, मस्जिद को, गौशाला को दी गई, जो वक्त उनको कवियों को, विद्वानों को, ब्राह्मणों को दी गई, वो शासन जागीर। और इसको मुगल कहते थे मदद ए मास। इसके अलावा हमने सम्मान देखे कौन कौन से? ताजीम, राजा सामंत के सम्मान में खड़ा हो रहा है तो ताजीम, आने पर खड़ा हो रहा है एक एवड़ी ताजीम, आने और जाने दोनों बार खड़ा हुआ तो दो उड़ी ताजीम। उसके अलावा भां पसाव, सामंत आकर के राजा के घुटनों के तलवार टच करेगा, सामंत अपनी बाह पसार करके इसकी सामंत की पीठ थपथपाएगा राजा, तो ये कहलाई बाह पसाव। और उस पीठ थपथपा करके हाथ को अपने हृदय से लगाएगा, वो कहलाई हाथ कुरब। मारवाड़ में पड़े हाथी सिरोपाव, पाल की सिरोपाव, घोड़ा सिरोपाव और सादा। उसके अलावा कंठी वो कड़ा दुसाला, यह हमने पिछली कक्षा में देखा था, तो उसका एक रिवीजन मात्र बता रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। तो इनको विस्तार से देखना हो तो पिछली कक्षा देख लीजिए। कड़ा दुसाला, उसके अलावा कंठी दुपट्टा सिरोपाव। अब आज हमने विस्तार से पढ़ा। एक तो कर्तव्य कौन कौन से थे? रेख या राजस्व एकत्र करके राजा के पास भेजना। दूसरा चाकरी यानी राजा का सहयोग करना, युद्ध के समय जमीयत लेकर जाना, त्योहारों में शांति व्यवस्था बनाना, महल निर्माण का प्रबंधन देखना, कच्चे माल का, राजमाता की सुरक्षा में जाना, राजकुमारी की शादी के समय व्यवस्था संभालना। ये तो दूसरा कर्तव्य। तीसरा था उत्तराधिकार शुल्क, यानी नया सामंत बना है वो राजा को फीस देगा, तो ये आ गई उत्तराधिकार शुल्क में। मेवाड़ में कहते कैद खालसा, तलवार बंदाई नजराना। मारवाड़ में कहते हुक्मनामा पेशकशी। उसके अलावा हमने पढ़ा चौथा कर्तव्य नजराना, राजकुमार की शादी के समय दिया जाने वाला नजराना, और राजकुमारी की शादी के समय दिया जाने वाला कर वो कहलाता था न्योत कर। युद्ध के समय दे रहा है तो कौन सा हुआ? गनीम बराड़। अब हमने पढ़ी थी फिर श्रेणियां, जिनमें से भी कौन कौन सी आगे देखते हैं। 12 कोटड़ी व्यवस्था कहाँ? जयपुर या आमेर में? आमेर में कौन सी? 12 कोटड़ी व्यवस्था, जिनमें अंतिम कौन सी थी? गुर्जरों की 12वीं। शुरू किसने किया था? पृथ्वी सिंह ने। किसने? पृथ्वी सिंह ने। उसके अलावा जैसलमेर में पढ़ी, जैसलमेर में एक तो थी जीवनी, जो सामंत दाई ओर बैठते जो शक्तिशाली होते वो जीवनी,
और जो बाईं ओर बैठते जो कम शक्तिशाली होती है वो डाबी। उसके अलावा कोटा में पड़ी। एक तो देश थी, जो कोटा में रहकर देश में रहकर सेवा करते प्रशासन संभालते वो देश थी। जो मुगल दरबार में रहते राजा के साथ वो कहलाते हजूर थी। उसके अलावा मेवाड़ में पड़ी। 16 कितनी 16 सामंत थे प्रथम श्रेणी में, इसलिए 16 ही नाम पड़ा उसका, जिनमें प्रमुख था कौन, सलुम्बर का सामंत। उसके अलावा 32, जिनकी संख्या कितनी थी 32, इसलिए इसका नाम पड़ा 32। जो 100 से अधिक थे उनको कहते गोल के सामंत या उमराव सामंत। उसके अलावा मारवाड़ में देखा हमने, मारवाड़ में राजा के निकट 3 पीढ़ी के राजवी, राजा की 3 पीढ़ियों के अलावा सरदार और रिश्तेदारों को दी गई है वो कहलाई गिनायत, और जो के नाम से प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई वो कहलाई मुत्सदी। उसके अलावा और कौन सी बच गई, बीकानेर। बीकानेर में हमने पढ़ी जो बिक्का के वंशज है वो तो किस में आएंगे, प्रथम श्रेणी में, बिक्का के वंशज। जो बिक्का के अलावा उसके चाचा वाले वंशज हैं वो किस में आएंगे, दूसरी में, यानी बिक्का के अलावा। बिक्का के अलावा, बिक्का शासक का नाम है, किसका, शासक का। और ये कौन थे बिक्का, राठौड़। तो राठौड़ों के अलावा यहाँ जिनका भी शासन रहा उनके जो सामंत आएंगे वो किस में आएंगे, तृतीय श्रेणी में, यानी राठौड़ों के अलावा वंशों के सामंत, अलावा वंशों के सामंत वो आ गए तीसरी श्रेणी में। तो ये हमने आज पढ़ा। अब अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कि उस समय पदाधिकारी कौन कौन थे, यानी प्रशासन कौन कौन संभालता था, जिनमें राजा के क्या काम थे, प्रधान कौन था, दीवान कौन था, बख्शी कौन था, मीर मुंशी कौन था, खानसामा, किलेदार, ड्योढ़ीदार, नेमेतिक ये कौन थे, यानी उस समय वित्त मंत्री कौन था, खाद्य मंत्री कौन था, रक्षा मंत्री कौन था, न्यायिक व्यवस्था कैसी थी, क्या आज ही की तरह कोर्ट की व्यवस्था थी, ये सब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये हमने पहली कक्षा ली थी जिसमें हमने भूमि के प्रकार, जागीर के प्रकार और सामंतों के मिलने वाले सम्मान पढ़े थे विस्तार से, ये देख लेना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि नया वीडियो आते ही आपके पास मैसेज पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते। भारत माता की जय। राम राम सा।